जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिहंत सामान्य हिंदी पृष्ठ 1। अध्याय 1 हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी बोलियां और उनके क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली और कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है। ब्रजभाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। यह आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। हरियाणवी का विकास उत्तरी शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में हुआ है। इसका क्षेत्र हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। बुंदेली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। कन्नौजी का भी विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र रीवा, सतना, शहडोल, मेहर और उसके आसपास है। छत्तीसगढ़ी का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि हैं। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि है। पूर्वी राजस्थानी जयपुर या ढूंढाड़ी। इसका क्षेत्र जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती। यह अलवर, गुड़गांव, भरतपुर तथा उसके आसपास बोली जाती है। इसकी मिश्रित बोली अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थानी मालवी। यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा उसके आसपास बोली जाती है। नोट: हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों का दिया हुआ है। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ताह, असुर, अहुर, सिंधु, हिंदू आदि। भारतवर्ष के पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भाषा की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बाने हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द प्रयोग होता था, जैसे संस्कीरत कूप जल, भाखा बहता नीर, कबीर लिखी भाखा चौपाई कहे जायसी, भाखा भनित मोरी मति धोरी तुलसी, भाखा बोल न जाहनी जिसके कुल के दास केशवदास इत्यादि। कहा जाता है कि अमीर खुसरो
1253 से 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गियासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। नोट समाप्त। पृष्ठ 2। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित हुई प्राकृत के रूप में आई। इस अवधि में शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अब अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित हुई जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। अपभ्रंश का समय काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। संक्रांति कालीन भाषा को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का उद्भव हुआ है। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी, ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी और महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। नोट समाप्त। पहाड़ी हिंदी की बोलियों के 2 भाग हैं। पश्चिमी पहाड़ी जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और मध्यवर्ती पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली क्रमशः कुमाऊं, गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। बिहार में हिंदी की 3 बोलियां हैं: मगही, भोजपुरी और मैथिली। मगही मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। यह पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर और इसके आसपास बोली जाती है। भोजपुरी यह मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप में विकसित हुई है। इसका क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण और उसके आसपास है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सर्वाधिक हैं। मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसका क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर और इसके आसपास है। मगही तथा मैथिली लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत संपन्न भाषाएं हैं। मैथिली में साहित्य रचना प्राचीन काल से होती आई है। विद्यापति ने मैथिली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी, स्वरगंधा मैथिली के प्रमुख साहित्यकार हैं। भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनी है। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इसके अनेक धारावाहिक प्रस्तुत हो रहे हैं। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में बोली का प्रसार है। भोजपुरी में लिखित साहित्य नगण्य है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुर का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। ब्रजभाषा साहित्य और लोक साहित्य दोनों दृष्टियों से बहुत संपन्न है। यह कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य
ब्रजभाषा में लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण ही इसे ब्रजबोली नहीं ब्रजभाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि ब्रजभाषा के अमर कवि हैं। ब्रजभाषा देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहा जाता है। अवधि से साहित्य तथा लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है। प्रबंध काव्य परंपरा का विकास विशेष रूप से अवधि में ही हुआ है। सूफी काव्य तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधि से हुई। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, जायसी, तुलसीदास, नारायण दास, जगजीवन साहब, रघुनाथ दास, राम स्नेही आदि इसके सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। भारत के बाहर फिजी में अवधी बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। हिंदी का विकास। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शफरुद्दीन के जफरनामा 1424 में मिलता है। शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज गेसूदराज की रचनाओं में मिलते हैं। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल 1000 से 1500 ईस्वी तक, मध्यकाल 1500 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1800 से अब तक। हिंदी के विकास में सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है। इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं भी प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय है। इंशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती है। प्रेम सागर उनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नचिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा है। सुख सागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 1828 ईस्वी में कोलकाता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसे 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 ईस्वी का प्रकाशन आरंभ किया। इसकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इसकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कोलकाता के समाचार सुधा वर्षण 1854 नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालयों के लिए अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना करके हिंदी के विकास और प्रचार में योगदान किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा में प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इन्होंने संस्कृत गर्भित शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार किया। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। इससे हिंदी के प्रचार प्रसार में बड़ी सहायता मिली। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना हुई। इसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। भारतेंदु को आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी की विभिन्न विधाओं से साहित्य सृजन किया। सन 1850 से 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी प्रधान हिंदी और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच का मार्ग निकाला।
हिंदी खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु जी का योगदान हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं के निबंधों में दृष्टव्य है। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर नवजागरण है। इसके प्रसिद्ध रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठा जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधाकृष्ण आदि। हिंदी के विकास में काशी नगरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस प्रयाग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए। सरस्वती पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। सन 1900 से 1920 तक की अवधि को द्विवेदी युग कहा जाता है। इस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरल और शुद्ध भाषा के प्रयोग पर विशेष बल दिया। वे लेखकों, कवियों की रचनाओं की वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं संशोधित कर देते थे और उन्हें शुद्ध लिखने हेतु प्रेरित करते थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, नाथूराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि हैं। छायावाद युग 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी को हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य के बाद स्थान दिया जाता है। छायावादी काव्य में प्रसाद जी ने यदि प्रकृति को मिलाया, निराला ने मुक्त छंद दिया, पंत जी ने शब्दों को सरस बनाया, तो महादेवी ने उनमें प्राण डाले। छायावाद युग में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडेय, गुरु भक्त सिंह इत्यादि ने अन्य काव्य प्रवृत्तियों में साहित्य सृजन करके हिंदी को समृद्ध किया। हिंदी साहित्य में सन 1936 से 1942 तक अवधि को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद कवियों में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, रांगेय राघव, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से माना जाता है। अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद सबसे अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। समकालीन समीक्षा में अज्ञेय को अस्तित्ववादी घोषित किया गया है। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य इत्यादि में साहित्य सृजन हो रहा है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का राज्य स्थापित होने पर वहाँ हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने से हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी के विकास से जुड़ी संस्थाएं। संस्था का नाम हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग, स्थापना वर्ष 1884। नागरी प्रचारणी सभा काशी, स्थापना वर्ष 1893 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 ईस्वी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था की स्थापना चेन्नई
1915। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ 1936। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1953। संगीत नाटक अकादमी 1953। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना 1951। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन 1942। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना गांधी जी की अध्यक्षता में 1935। नागरी प्रचारिणी लिपि समिति की स्थापना 1945। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी। राष्ट्रभाषा परिषद पुणे की स्थापना 1945 ईस्वी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 ईस्वी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी की स्थापना 1938 ईस्वी। मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई की स्थापना 1938। हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना 1929 ईस्वी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र 1997 ईस्वी। राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरावलेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल के आदेश से फारसी राजभाषा घोषित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकॉले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हुई। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की जोरदार मांग उठी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से सन 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10, इस प्रकार कुल 30 सदस्य थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपलब्ध उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है।
संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। संविधान की अष्टम सूची अनुच्छेद 344 1 और 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। 1 असमिया, 2 उड़िया, 3 उर्दू, 4 कन्नड़, 5 कश्मीरी, 6 गुजराती, 7 तमिल, 8 तेलुगु, 9 पंजाबी, 10 बांग्ला, 11 मराठी, 12 मलयालम, 13 संस्कृत, 14 सिंधी, 15 हिंदी, 16 नेपाली, 17 मणिपुरी, 18 कोंकणी, 19 बोडो, 20 मैथिली, 21 संथाली, 22 डोगरी। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। राजभाषा अधिनियम 1963 से संबंधित विधेयक 13 अप्रैल 1963 को लोकसभा तथा 3 मई 1963 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जो क्रमशः 25 अप्रैल व 7 मई 1963 को पारित हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय कार्यालयों को क, ख और ग नामक तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है। क वर्ग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली हैं। ख वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि राज्य सम्मिलित हैं। ग वर्ग के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी राज्य सम्मिलित हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 यथा संशोधित 1987 के अनुसार क वर्ग क्षेत्र के केंद्रीय सरकारी कार्यालयों को हिंदी में ही पत्र भेजे जाएं। यदि परिस्थितिवश अंग्रेजी में पत्र भेजना आवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी प्रेषित किया जाएगा। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी व अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि सन 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। सन 1963 और 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना शुरू की गई है। हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर को सक्षम भाषा के रूप में गठित करने के लिए भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी विभाग प्रयत्नशील है। जिस्ट कीबोर्ड ट्यूटर नामक सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर के स्वधारित कुंजी पटल पर स्वयं हिंदी का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास ने IIT के सहयोग से कंप्यूटर द्वारा हिंदी शिक्षण योजना आरंभ की है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद ने हिंदी भाषा के माध्यम से डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया है। राजभाषा के विकास संबंधी संस्थाएं। संस्था का नाम प्रकाशन विभाग, पब्लिकेशन डिवीज़न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, स्थापना वर्ष 1944 ईस्वी। फिल्म प्रभाग, फिल्म्स डिवीज़न, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, 1948 ईस्वी। पत्र सूचना कार्यालय,
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, नई दिल्ली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन सन 1956 ईस्वी। आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1957 ईस्वी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली 1960 ईस्वी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली 1961 ईस्वी। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन 1965 से 1975 ईस्वी। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था 1971 ईस्वी। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन 1975 ईस्वी। दूरदर्शन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1976 ईस्वी। देवनागरी लिपि। भारत में लिपि की प्राचीनता का सबसे पुष्ट प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। नागरी अथवा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं शती के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख से मिलता है। प्राचीन भारतीय लिपियों में ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरावा के सपूत तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव से प्राप्त शिलालेखों से मिलते हैं। आगे चलकर ब्राह्मी लिपि का विकास गुप्त, कुटिल, शारदा, नागरी इत्यादि आधुनिक लिपियों के रूप में हुआ। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्वनि के अनुसार संकेतों की दृष्टि से देवनागरी सर्वश्रेष्ठ लिपि है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रस्ताव किया था। इसी प्रकार अबुल कलाम आज़ाद ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का समर्थन किया था। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। सन 1904 में लोकमान्य तिलक ने केसरी पत्र के माध्यम से देवनागरी में सुधारों की संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने देवनागरी लिपि सुधार का प्रयास किया। यह सुधार स्वर खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। हिंदी विश्व की महान भाषाओं में से एक है। जनसंख्या की दृष्टि से चीनी और अंग्रेजी के बाद इस समय संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि संसार के मुख्य रेडियो और दूरदर्शन संस्थान वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो मॉस्को, रेडियो पीकिंग, रेडियो श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आदि हिंदी में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देश हिंदी से भावात्मक रूप से जुड़े हैं और इन देशों में हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, फ्रांस, अफ्रीका इत्यादि देशों में अन्य भाषा के रूप में हिंदी अध्यापन के प्रति रुचि बढ़ रही है। मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत ने 14 उपन्यास और लगभग 200 कहानियों की रचना की है। इनके उपन्यासों में लाल पसीना 1977 ईस्वी सर्वश्रेष्ठ है। आज दुनिया के 30 देशों में फैले 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, भाषा संस्थानों, अध्ययन केंद्रों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। फिजी, मॉरिशस, नेपाल, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। म्यांमार में ब्रह्मदेश नामक पत्रिका विगत कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है। फिजी सरकार का नमूना विभाग शंख नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। फिजी में जोगिंदर सिंह कंबल को फिजी का प्रेमचंद कहा जाता है। इन्होंने सबेरा 1976 ईस्वी, धरती मेरी माता 1978 ईस्वी, करवट 1979 ईस्वी आदि उपन्यास और इंसान जाग उठा 1959,
देखो वे दीप 1960 ईस्वी, आज़ादी की किरणें 1970 ईस्वी, हीर रांझा 1971 ईस्वी आदि श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। सूरी नाम के रामदेव रघुवीर, सूर्य प्रसाद वीरे, त्रिनिदाद के हरिमानक, सहोदरा, शिव, राम लखन सुकृत तथा प्रोफेसर हरिशंकर आदेश हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अब तक निम्नलिखित सम्मेलन हो चुके हैं। पहला 10 से 14 जनवरी 1975, आयोजन स्थल नागपुर, भारत। दूसरा 28 से 30 अगस्त 1976, आयोजन स्थल पोर्ट लुई, मॉरिशस। तीसरा 28 से 30 अक्टूबर 1983, आयोजन स्थल नई दिल्ली, भारत। चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993, आयोजन स्थल पोर्ट लुई, मॉरिशस। पाँचवा 4 से 8 अप्रैल 1996, आयोजन स्थल पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद। छठा 10 से 14 सितंबर 1999, आयोजन स्थल लंदन, ब्रिटेन। सातवां 5 से 9 जून 2003, आयोजन स्थल पारामारिबो, सूरीनाम। आठवां 13 से 15 जुलाई 2007, आयोजन स्थल न्यूयॉर्क, अमेरिका। पहला अध्याय समाप्त।